जो कि नीट 2025 में आया हुआ है और सारे लोग इसको बोल रहे हैं कि ये काफ़ी टफ था, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा नहीं देना चाहिए था। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो अगर आपने कैलकुलस का यूज़ किया तो डेफिनेटली आपको ये कॉम्प्लेक्स लगेगा और हो सकता है कि आप एग्जाम में इसको कर भी नहीं पाए। लेकिन अगर आप इसको डायमेंशन एनालिसिस से करते हैं तो ये विद इन मिनट इसका आंसर आ जाएगा। दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले मैं बात करता हूँ जो है ना जेई वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ये वाला एक पानी भरा हुआ है और सरफेस टेंशन के लिए है ना जो अपना वेसल होता है उसकी वाल पर थोड़ा सा पानी क्या चल रहा है ना, राइज कर रहा है। तो ये जो मेनिस्कस बन रहा है ना, ये वाला जो मेनिस्कस बन रहा है, तो यहाँ जो प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा वो कुछ और होगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ हाइट कंसिडर कर ले, तो वाई के कारण जो कुछ लिक्विड राइज किया है ना वाई हाइट तक, वो भी तो कुछ प्रेशर लगाएगा। तो यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में सोचना कैसे है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका थॉट प्रोसेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसको डायमेंशन एनालिसिस से करते तो इजीली 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाता है। लेकिन आपने क्या सोचा कि इस टाइप से ये वाई दिया गया है, ये लिमिटेशन, तो इसमें थोड़ा सा अपन कुछ करते हैं, कैलकुलस का यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में चले गए और उसके कारण हो सकता है कि आप अपने करेक्ट आंसर तक भी नहीं पहुंच पाए। तो कैसे करते हैं तो समझिए, यहां कुछ प्रेशर है पी नॉट, यहां पर भी कुछ प्रेशर होगा, लेकिन यहां कुछ प्रेशर होगा तो रो जी वाई है ना, पी नॉट प्लस रो जी वाई इक्वल टू इस जगह का प्रेशर मैं बोल सकता हूं, लेट से वो पी है और यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो पी माइनस पी नॉट रो जी वाई होगा ये प्रेशर। यस, ये प्रेशर किसके द्वारा दिया जाएगा, तो यहां पर हमको समझना है कि एक वाई एक्सिस की तरफ एक बहुत बड़े आपके प्लेन में एक एक्सिस आ रहा, तो पानी इस साइड भरा हुआ है और एक पानी ऐसे भरा हुआ है। तो यहां से अगर मैं मान लो कि फॉर एन एग्जांपल इस जगह की बात करूं तो ये जो इतना कर्व है, ये एक रेडियस बन रही होगी है ना, ये किसी न किसी एक सर्कल का या स्फीयर का हिस्सा होगा है ना। तो इसकी 2 प्रिंसिपल रेडियस होती है, एक तो ये जो इसकी रही होगी, लेट से ये मैंने R1 बोल दी है ना, और एक इस प्लेन में आपके प्लेन में आ रहा होगा, एक उसकी रेडियस रही होगी। तो वो यहां दिखाना मुश्किल है, क्योंकि देखिएगा है ना, मैं बताता हूं, तो एक तो ये रेडियस, ये एक स्फीयर फ्रेम हो रहा है, ये इसकी एक प्रिंसिपल रेडियस है, एक दूसरी इसके परपेंडिकुलर ऐसे है ना, ये आप ऐसे देखेंगे ऐसे परपेंडिकुलर। यानी कहने का अर्थ है कि अगर मैं इस जगह का प्रेशर लिखूं तो कैसे लिखा जाता है, प्रेशर डिफरेंस लिखा जाता है, सरफेस टेंशन S और उसका 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 ये प्रेशर। मतलब कहने का अर्थ है कि ऐसे एक स्फीयर बन रहा है और एक ऐसे स्फीयर बन रहा है, तो 2 की प्रिंसिपल रेडियस है। तो ये वाला जो R2 अगर मैं मानूं आपके प्लेन में आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड का प्लेन है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा बाहर की तरफ, अल्टीमेटली ऐसे मानिए इसको। तो R2 तो यहां पर जाएगा इंफिनिटी की तरफ और R1 R ही बोल दीजिएगा आप, तो आपको यहां से है ना, आपको यहां से डेल्टा P यानी प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा कितना, S/R1 R हो गया है ना, R1 R हो गया। लेकिन बड़ा क्वेश्चन है कि ये R कहां से लाएंगे, बड़ा क्वेश्चन है कि ये R कहां से लाएगा। अगर R आ जाए तो मैं एक ही लाइन में मेरा आंसर लिख देता हूं, कैसे, रो जी और वाई हाइट तो रो जी वाई, सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय R पर ये वाले जो R लिखूंगा कैसे मैं, यही ना सबसे बड़ा सवाल है, ये ना सबसे बड़ा सवाल। तो इसको लिखने के लिए थोड़ा सा अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में चलते हैं, कहां पर, 11th में। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने देखा होगा कि वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखी जाती थी है ना, तो आप कहेंगे वहां तो ऐसे कहां लिखा जाता था, एक तो हाईएस्ट पॉइंट पे या इनिशियल पॉइंट पे पूछे तो उसके कोऑर्डिनेट लेके हम कर लेते थे। लेकिन अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर में ऐसा दे दो, y = 2x - x²/16, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखिए किसी जनरल पॉइंट पर, कैसे लिखेंगे, आपके पास फार्मूला होना चाहिए। तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर है ना, और इन सब की पावर आ जाती है 3/2 डिवाइडेड बाय d²y/dx², और इसका सिंपल मॉड लेना है, तो ये मैंने मॉड लगा दिया। ये वाली जो चीज आ रही है आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होगी, अगर आपने पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक से बेसिक लेक्चर में भी कवर होता है ना, तो अल्टीमेटली अगर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर मैंने फेंका ऐसे है ना, और यहां की अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखनी है, तो
मान लो कि ये 2,3 है, सपोज किया मैंने 2,3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy/dx मिलेगा, दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो कुछ वैल्यूज मुझे मिलेगी, उनको पुटअप करके मुझे निकालना होता है ना ये सारी चीजें। तो ये तो आपने बेसिक पढ़ा हुआ ना, तो इसी से इसको रिलेट करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये वाला फॉर्मूला, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये है ना, ये नहीं पढ़ाया जाता है जेई वालों को और नीट वालों को, ऐसा नहीं है। अगर वाकई में है ना जेई वाले बच्चों को पढ़ाया जाता होगा, है ना, अगर वाकई में टीचिंग दी जा रही हो तो इसकी डिस्कशन होता है, ये है ना, इस पर सवाल भी आते हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस के अपने एआई टेस्ट वगैरह होते हैं, बाहर के टेस्ट सीरीज देते हैं, वहां पर भी इस पर एक न एक सवाल मिल ही जाता है आपको, अगर प्रॉपर तरीके से मैकेनिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाई गई होगी, है ना। और फिर अगर सिंपल इन्फॉर्म दी होगी तो इसको स्किप भी कर सकता है टीचर, क्योंकि ये पार्ट आपको जनरली नहीं मिलता है ना, सिलेबस में। तो थोड़ा सा अगर डेप्थ में टीचर पढ़ा रहा होगा तो इसकी बात जरूर करेगा वो, है ना। जो भी तो मुद्दा वो नहीं कि क्या चीज करनी थी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे भी लिखते हो, सिमिलरली आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर भी, तो ये देखना बस। अब यहीं पे आ जाओ, इसी चीज को, ये तो खैर कहां पढ़ना है आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना। अब यहां पर मुझे dy/dx चाहिए, एक जनरल पॉइंट पे मान लो कि यहां का मुझे dy/dx, तो ये एक फ्लैट सरफेस, क्योंकि ये वाला एंगल बहुत छोटा है, कहा गया है ना, ये वाला एंगल कुछ अप्रोक्सीमेशंस दे रखे हैं आपको, इसका मतलब ये एंगल बहुत छोटा, मतलब ये लगभग आपके कैसी है, ये लगभग फ्लैट है ना, ये फ्लैट है, यानी इसका टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, फ्लैट है, यानी dy/dx में क्या बोल सकता हूं, करीब 0 के बराबर है। इसको मैं क्या कह सकता हूं, 0 कह सकता हूं। तो यहां से मुझे मिलती है 1/d²y/dx² का मॉड, और ये r मिला, लेकिन मुझे तो 1/r की वैल्यू चाहिए, तो इसी को यहीं तो gy s तो ऐसे ही रहेगा, 1/r की वैल्यू यहां से देखिए, ये r नीचे पहुंचा दीजिए और ये इस साइड ले लीजिए, तो ये आपके पास मिल जाएगा सिंपल d²y/dx², और ये वैल्यू मुझे निकालनी है d²y/, और इसको अगर आप कंक्लूड करके देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा, बी ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये तो ये वाला लेंथी वाला तरीका हुआ ना, जिस पर आपको क्या करना था, इतनी सारी कहानी। आप चाहें कि नीट के बच्चों की तरह ट्रिकी वे में इसको निकाला जा सकता, तो हल्का सा इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से हटा सकते हैं, क्योंकि ये यहां देखते हैं यहाँ x है और यहाँ y है, इनसे हम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी वेरिएशन, ये वाला एक्सिस x है, तो एक्सेलरेशन इन x क्या है, 0 है, कुछ भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं है, तो इस डायरेक्शन में प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा। इस डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सो दैट की प्रेशर का डिफरेंस इस पे आएगा, सो दैट की प्रेशर, तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर किधर हो जाएगा, एक अलोंग द y, और अलोंग द y अगर आप देखते हैं, अलोंग द y अगर आप देखते हैं तो यहां पे सिर्फ y का फंक्शन ρgh अपॉन प्रेशर, तो ये एक ही बन रहा है आपके पास, है ना। तो इजीली, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन में ही कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ये पूरा सिस्टम घुमा देता, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जेईई एडवांस में ये आ जाए सवाल इसी आइडिया से, इसको रोटेट कर देता, यानी एंगुलर, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से अगर इसको रोटेट कर चुके होते तो फिर बाहर की तरफ भी एक एक्सेलरेशन आता ω² x, ये यहां तक की बात करते एल, तो एक जनरल फ्रेंड ओमेगा, तब आपको फिर ये वाला प्रेशर डिफरेंस भी कैलकुलेट करना पड़ता, वहां पर फिर नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर डिफरेंस नहीं है अल्टीमेटली। और यहां की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में y हाइट तक ये गया, क्योंकि इतना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी डायरेक्शन में एक्ट है, तो ये वेरी करेगा अलोंग द y डायरेक्शन, बस इतना सोचना था।